हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के कृतिका पाठ्यपुस्तक से लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित व्यंग्य रचना जॉर्ज पंचम की नाक पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये जॉर्ज पंचम कौन था जिसके नाक को आधार बनाकर उस पर व्यंग्य किया गया है? जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने सन 1910 से 1936 तक राज किया। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के दौरान इसी जॉर्ज पंचम की मूर्ति दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थापित की गई थी। तो इसके नाक के बारे में बात की गई है। नाक जो हमारे समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, वहीं नाक कटना, नाक कटाना, नाक काटना आदि मुहावरे का प्रयोग असम्मान एवं किसी को अपमानित करने के लिए किया जाता है। तो इस पाठ को लेकर लेखक ने आज़ाद भारत के उन शासकों एवं प्रशासकों पर व्यंग्य किया है जो आज़ाद तो हो गए थे लेकिन आज़ादी के बाद भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं तथा जॉर्ज पंचम जैसा अत्याचारी शासक के लिए अभी भी उनके मन में सम्मान है। तो यहाँ पर प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को दिखाया गया है कि वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर, उनसे आज़ादी मिल जाने पर भी हम मानसिक रूप से उनके गुलाम बने हुए हैं। तो बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आ रही थीं। तो भारत के अखबारों में उनके कीमती सूट, उनके नौकर, उनकी बावर्ची, खानसामों, अंगरक्षक, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते तक का समाचार और चित्र छापे जा रहे थे। रानी के आने से सारे देश में खलबली मची हुई थी। भारत सरकार के अधिकारी रानी का धूमधाम से स्वागत करने को बेचैन थे। थोड़े ही समय में दिल्ली की काया पलट हो गई, अर्थात दिल्ली की साफ सफाई की गई, रंग रोगन लगाए गए, दिल्ली बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज गई। अब सारे प्रबंध तो हो चुके थे, पर एक समस्या बनी हुई थी कि सब कुछ तो दिल्ली में हो चुका था, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। इस नाक को लेकर पहले बड़े आंदोलन हो चुके थे, बहुत बहसें भी हुई थी कि इसकी नाक रहे या हटा दी जाए। इस प्रश्न को लेकर खूब बहस हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नाक को बचाने के लिए जो शासक वर्ग था, उसने हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए जिससे जॉर्ज पंचम की नाक न हटाई जाए। तो भारत में जगह जगह ऐसी मूर्तियां लगी थी जिनको लोगों ने नाक विहीन कर दिया था, उनके नाक काट लिए थे। तो ऐसी मूर्तियों को संग्रहालय में पहुंचा दिया गया था। लेकिन यह जॉर्ज पंचम के नाक का सवाल था। तो जब इस पर बहस हुए, पहरेदार नियुक्त हुए, इसके बावजूद हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। जॉर्ज पंचम की नाक एक दिन गायब हो गई। अब यह समस्या हो गई कि इंग्लैंड की रानी भारत आए और इंग्लैंड के राजा की नाक कटी मूर्ति रहे। यह बड़ी परेशानी का कारण था। देश के हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को अपनी नाक बना ली, अर्थात अपनी नाक का सवाल बना लिया। इस नाक को फिर से लगवाने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी। एक मूर्तिकार को बुलाया गया, उसे आदेश दिया गया कि हर हाल में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगानी है। मूर्तिकार बड़ा चालाक था, होशियार था, वह गरीब भी था। उसने इन अधिकारियों की परेशानी को भांप लिया। वह हर हाल में पैसे कमाना चाहता था और इनकी मजबूरी, नाक लगाने की मजबूरी को देखते हुए उसने अपने ओर से प्रयास आरंभ कर दिया। कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन यह पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब सभी अधिकारी परेशान हो गए, पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगी, लेकिन उस पर कोई भी फाइलों में कुछ नहीं मिला। अंत में नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और हर हाल में इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मूर्तिकार तो मिल ही गया था। मूर्तिकार ने कहा कि कोई बात नहीं, फाइलें अगर कुछ नहीं बता पा रही हैं तो भी मैं इस मूर्ति की पत्थर को खोज निकालूंगा, और खोजने का वचन दिया। इसके लिए वह पूरे
देश का भ्रमण कर लिया। मूर्तिकार ने स्वयं नाक के लिए सही पत्थर खोजने का वचन दिया। कहा, मैं हर हाल में इस पत्थर को निकाल डालूंगा। कमेटी के सभापति बहुत खुश हो गए कि चलो कम से कम मूर्ति की नाक तो लग जाएगी, और उस पर एक भाषण दे डाला कि भारत में हर चीज़ मिल सकती है, खोज और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत के फलस्वरूप आने वाले समय में देश खुशहाल होगा। उनका यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार ने भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर के खानों पर जाकर सही पत्थर की खोज की, लेकिन कहीं भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाला पत्थर नहीं मिला। अंत में वह लौट आया और कहा कि मूर्ति में प्रयोग किया गया पत्थर जो है वो अपने देश का नहीं बल्कि विदेशी पत्थर है। यह सुनकर सभापति को क्रोध आ गया और वह मूर्तिकार को धिक्कारते हुए कहने लगा कि लानत है तुम पर। जब भारत में सारी विदेशी वस्तुएं, यहाँ तक कि विदेशी दिल, दिमाग, रहन सहन सभी मौजूद हैं, तो क्या विदेशी पत्थर जैसी मामूली चीज़ नहीं मिल सकती? यहाँ पर हम भारतीयों के लिए एक व्यंग किया गया है कि किस तरह हम विदेशों की चीज़ों को अपना चुके हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सभी को बेहद परेशान देखकर मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया। वह मौका परस्त था। उसने स्थिति को भांप लिया था कि चाहे जो भी हो ये लोग मूर्ति की नाक ज़रूर लगवाएंगे, और वह पैसे से भी लाचार था, तो हर हाल में वह पैसा कमाना चाहता था। इसलिए उसने एक सुझाव दिया और शर्त रखी, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वह बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं, शहीदों की मूर्तियां हैं। अगर आप ठीक समझें तो उनमें से एक सही नाक जो जॉर्ज पंचम के नाक के नाप की है उसे उतार ली जाए। सारे कमेटी के हुक्कामों ने, अधिकारियों ने एक दूसरे का मुंह ताका और मूर्तिकार को यह काम सौंप दिया गया और कहा कि होशियारी से यह काम करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर वैसे शहीद, वैसे देशभक्तों की नाक उतारने की बात की जा रही है जिसके बलबूते पर हम आज़ाद भारत की धरती पर खड़े हैं, लेकिन कितनी मानसिकता गिरी हुई है, कितने घटिया विचार हैं आज़ादी के बाद भी कि अपने ही वीरों, शहीदों, क्रांतिकारियों और देशभक्तों की नाक उतारने के लिए ये लोग तैयार हो गए। अब जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर मूर्तिकार चल पड़ा। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी आदि की नाकों को नापा, नहीं मिली। सफलता नहीं मिलने पर वह गुजरात जा पहुंचा। वहां गांधी, सरदार पटेल, देसाई आदि की मूर्तियां परखीं। नाक वहाँ भी मैच नहीं हुई। फिर वहाँ से बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशों में भागता फिरा, लेकिन कहीं भी जॉर्ज पंचम की नाक से इनकी नाक फिट नहीं बैठी। इन सभी नेताओं और महापुरुषों की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात हमारे वीर शहीदों, नेताओं का जो सम्मान है वह जॉर्ज पंचम जैसे घटिया शासक के सम्मान से कहीं ज़्यादा है। इसके बाद जो सरकारी कमेटी बनाई गई थी वो और परेशान हो गए कि यह दूसरा उपाय भी कारगर नहीं निकला। तब मूर्तिकार उनकी परेशानी को देखकर कहता है, अच्छा घबराइए नहीं, सुना है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियाँ लगी है, मैं वहाँ जाकर जॉर्ज पंचम की नाक जो उस पर फिट बैठती है देखता हूँ। वह बिहार पहुँचा। सेक्रेटेरिएट के सामने लगी शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों को नापा, जोखा, परखा, नहीं मिली। फिर उसका वही जवाब था कि हमारे शहीद बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारे यहाँ के जो शहीद बच्चे हैं उनका भी सम्मान जॉर्ज पंचम के सम्मान से कहीं ज़्यादा है। अब जब नाक लगने की सारी तैयारियां विफल होने लगी, सारे उपाय असफल होने लगे, तब जो कमेटी बनाई गई थी उसकी परेशानी और बढ़ी, और जब परेशानी बढ़ गई तब मूर्तिकार जो हर हाल में नाक लगाकर पैसे कमाना चाहता था वह एक और उपाय सुझाने को तैयार होता है।
अब कहता है कि एक उपाय मेरे पास है, लेकिन किसी भी हाल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और एक बार फिर से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना बताई। वह कहता है कि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार कहता है, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। लोगों के होश तो उड़ गए थे, लेकिन फिर भी कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई और अखबार में छपा कि नाक का मामला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ और ताज़ा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए, नमी बनी रहे। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से बहुत परेशान था। उसने जिंदा नाक लगाने के लिए कमेटी से कुछ मदद मांगी और कमेटी ने उसे यह मदद दे दी, यह कहते हुए कि चाहे जो भी हो नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन भी आ गया जब जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, अर्थात मूर्तिकार ने किसी की हत्या कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगा दी। अब उस दिन सभी अखबारों में एक ही खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में ना कोई उद्घाटन हुआ, ना कोई सभा हुई और ना ही किसी का अभिनंदन हुआ। किसी भी हवाई अड्डे स्टेशन पर कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ। अखबार में भी किसी का चित्र नहीं छपा। वही अखबार जो हर दिन रानी के खबरों से भरे रहते थे, आज ना तो उसमें कोई खबरें थी और ना ही कोई चित्र छपा था। सभी अखबार खाली थे। पता है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ कि किसी भी मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाना एक असहनीय एवं घिनौना काम है। अफसरों को लगा होगा कि किसी तरह यह खबर अगर जनता में फैल गई तो जनमानस के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर अभी तक दूसरा कारण यह था कि अभी तक नाक लगी नहीं थी। वो लोग भी इस असमंजस में थे कि पता नहीं मूर्तिकार नाक लगा भी पाएगा या नहीं। तो ऐसी कई कारण थे जिसके कारण अखबारों में कोई खबर नहीं छपी थी। तीसरा कारण यह भी कह सकते हो कि अखबार वालों ने इस घिनौने कृत्य का अपने अखबारों में कोई जिक्र ना करके उसका अप्रत्यक्ष रूप से विरोध किया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम देशवासी आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन के गुलामी की वजह से हमारे दिल दिमाग में अभी भी उसका दबदबा बना हुआ था। और कितना घटिया और घिनौना काम हम कर रहे थे। अपने देशवासियों की नाक काटकर हमने अपने किसी देश के लोग, अपने ही देश के किसी व्यक्ति की नाक काटकर हमने उस अत्याचारी एवं शोषक राजा जॉर्ज पंचम को लगा दी। तो यह हमारी घटिया और गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है।